मेरा नाम वैभव है। लोग मुझे एक जज के रूप में जानते हैं। अदालत में मेरी पहचान मेरी कुर्सी से है, मेरे फैसलों से है, मेरे सख्त तेवर और मेरी इमेज से है। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने मेरी सारी परतें उधेड़ कर रख दी। उस एक दिन ने मेरी पहचान, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे इंसाफ पर मेरा भरोसा तक हिला दिया। कचहरी के बाहर हल्की धूप फैली हुई थी, सर्दियों की वो धूप जो बदन को हल्का सा सुकून देती है लेकिन मन के अंदर के तूफानों को शांत नहीं कर पाती। मैं पेशी से पहले कुछ पल बाहर टहलने के लिए निकला था। रोज की तरह एक मोची मेरे जूते पॉलिश कर रहा था। आसपास वही भीड़, वही आवाजें, वही फाइलों की खड़खड़ाहट, वही वकीलों की बहसों की तैयारी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक मेरी नज़र पास खड़े एक पुलिस वाले के हाथों पर जा टिक गई। उसके हाथ मेले और खुरदुरे थे, जैसे किसी ने हाल ही में मोटी रस्सी कसकर पकड़ी हो। उन हाथों में कठोरता थी, जैसे उन्होंने सिर्फ ड्यूटी नहीं, कोई भारी सच भी उठाया हो। और फिर मेरी निगाह उसकी उंगली पर गई। वहां एक अंगूठी चमक रही थी, आम सी दिखने वाली, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज थी। मैंने उस अंगूठी को तुरंत पहचान लिया। वो वही अंगूठी थी जो मैंने अपने बेटे को उसके 18वें जन्मदिन पर दी थी, बड़े प्यार और बड़े गर्व से, ये कहते हुए कि अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो एक जिम्मेदार इंसान बनने की दहलीज पर है। मेरा बेटा, जो 3 महीने पहले अचानक किडनैप हो गया था, जिसकी तलाश में मैंने अपनी सारी ताकत, अपनी पूरी हैसियत झोंक दी थी, फिर भी जिसे मैं ढूंढ नहीं पाया। मेरी सांसें भारी हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, जरा अपना चेहरा ऊपर करो। और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मानो समय वहीं पर थम गया हो। उसकी आंखों में जो भाव थे, वो किसी अपराधी की आंखें नहीं थी। वहां डर था, थकान थी, लेकिन एक अजीब सी सच्चाई भी थी। और वो सच धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगा। वो इतना डरावना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोग कहते हैं उस दिन मैंने अपना सर दीवार पर दे मारा था, शायद इसीलिए कि जिस सच से मैं अब तक अनजान बना बैठा था, वो मेरी अपनी अदालत से जुड़ा हुआ था। जिस सिस्टम पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था, उसी की दीवारों के अंदर कोई ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसे मैं अपनी ही कुर्सी पर बैठकर देख नहीं पाया। लेकिन ये कहानी उस पल से शुरू नहीं होती। उस दिन उससे कुछ देर पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पेशी में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। फाइलें मेरे सामने खुली हुई थी, कानूनी धाराएं मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं एक बार फिर अपने फैसले को पूरी तरह पुख्ता करना चाहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सख्त नज़र दरवाजे की ओर उठाई। मैंने तीखे लहजे में कहा कि जब पता है थोड़ी देर के बाद पेशी है, तो अभी परेशान करने क्यों आ रहे हो? अविनाश, किसी को अंदर मत आने देना। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि दरवाज़ा जोर से खुला और एक आदमी रोता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो सीधे मेरे कदमों में बैठ गया। हाथ जोड़कर टूटती हुई आवाज़ में वो बोला कि साहब, ऊपर वाली के लिए मेरा बेटा बेकसूर है। दूसरी पार्टी का वकील बहुत बड़ा और बहुत सख्त है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई बड़ा वकील कर पाता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हर शब्द के साथ उसका हौसला टूट रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए वो झुकने को तैयार था। जज साहब, जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, गिर गिर कर मिन्नतें कर रहा हूँ कि इस केस पर ज़रा सी मेहरबानी की नज़र रख लीजिए। मेरा बेटा बेकसूर है। उसने कोई कत्ल नहीं किया। वो सिर्फ 20 साल का है। उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसने दुनिया देखनी शुरू की थी। वो मेरी 4 बेटियों का इकलौता भाई है। उनके सर का साया है, उनके सपनों की उम्मीद है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी पत्नी ये सदमा नहीं सह पाएगी। हम दोनों टूटकर बिखर जाएंगे साहब। वो बेटा हमें बरसों की मिन्नतों और बहुत प्रार्थनाओं के बाद मिला था। हमने दर दर माथा टेका था, ऊपर वाले से रोकर औलाद मांगी थी, तब जाकर वो हमारे आंगन में आया था। आपको ऊपर वाले का वास्ता, मेरे हक में फैसला दीजिएगा। मेरा बेटा कातिल नहीं है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। हम बहुत ही गरीब लोग हैं। हमारी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं कि कोई सुन ले, पर हमारा दर्द बहुत गहरा है। वो आदमी अभी कुछ और ही कह पाता कि मैंने सख्त लहजे में कहा, इसे बाहर ले जाओ, और अब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे बेटे को सज़ा दूंगा। जब सबको मालूम है कि इस वक्त जज अपने काम में बिजी रहते हैं, अदालत का हर लम्हा कीमती होता है, तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही क्या थी?
जो भी फैसला होगा सबके सामने खुली अदालत में होगा। यहाँ कानून बोलता है, किसी के आंसू या जज्बात नहीं। मैं यहाँ किसी के जज्बात देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने के लिए बैठा हूँ। मुझे ठोस सबूत चाहिए, मजबूत गवाह चाहिए। अगर तुम्हारे बेटे के पास सच के साथ खड़े होने वाले पुख्ता सबूत और गवाह होंगे तो कानून उसे ज़रूर राहत देगा। लेकिन अगर उसके पास न सबूत हुए और न गवाह, तो याद रखना, कानून की सख्ती उसे फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकती है। अगर गुनाह किया है तो सज़ा भी मिलेगी। यही इंसाफ है। और ये मत भूलो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तो जिस इंसान की जान गई है वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा था। किसी माँ ने उसे भी 9 महीने कोख में रखा होगा। किसी बाप ने उसे उँगली पकड़कर चलना सिखाया होगा। इसलिए मेरे सामने खड़े होकर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत इमोशन से नहीं, कानून से चलती है। इतना कहते ही मेरे गुस्से को देखकर गार्ड अंदर आ चुके थे। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। वो रोते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था कि ऊपर वाले के लिए साहब हम पर रहम करिए। हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। हमारे पास सिर्फ प्रार्थनाएं और कुछ नहीं। मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहूँगा। बस एक बार मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब। एक बार उसके साथ इंसाफ कर दीजिए। इस तरह मेरे बच्चे को फांसी की सज़ा मत दीजिए साहब। अगर सज़ा देना ही है तो उसे उम्र कैद दे दीजिए। उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। पर मेरे बच्चे की सांसें मत छीनिए। उसे फांसी के फंदे तक मत पहुंचाइए। वो अभी बच्चा है। उसकी उम्र ही क्या है? उसने अभी ज़िंदगी देखी ही कितनी है? उसकी हर धड़कन में हमारा सहारा बसता है। लेकिन उसकी इन दहाड़ मारती मिन्नतों को नज़रअंदाज करते हुए मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। मेरे चेहरे पर सख्ती थी और दिल पर कानून का बोझ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अदालत की डिग्निटी को बिना समझे जज्बातों का तूफान खड़ा कर देते हैं। जब सबको मालूम है कि अदालत सजेगी, गवाह पेश होंगे, सबूत रखे जाएंगे और फैसला कानून की बुनियाद पर होगा, तो फिर क्यों लोग पर्सनली मेरे पास आकर रहम की भीख मांगते हैं? क्यों वो अदालत को इमोशंस का मंच बना देना चाहते हैं? ये बात मेरी समझ से हमेशा परे रही थी। मैंने हल्का सा सर झटका। मैंने इन सोचों को अपने दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ और फिर अपने काम में लग गया। फाइलों के पन्ने पलटते हुए खुद को सख्त बनाए रखा। कुछ ही देर बाद अदालत लगने का समय हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और पूरे हौसले के साथ अदालत रूम की ओर कदम बढ़ाए। मेरे जूतों की आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी और हर कदम के साथ जिम्मेदारी का एहसास और भारी होता जा रहा था। जैसे ही मैं अदालत के कमरे में दाखिल हुआ, सब लोग एकदम से खड़े हो गए। हर चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। उस जगह की गंभीरता साफ महसूस की जा सकती थी। मैंने हाथ के हल्के इशारे से सबको बैठने को कहा और अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठते ही कार्यवाही शुरू हो गई। अदालत का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। सिर्फ कागजों की सरसराहट और धीमी आवाज़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। वो लड़का कटघरे में खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे रातों की नींद उससे छीन ली गई हो। उसके साथ उसकी 5 बहनें और उसकी माँ मौजूद थी। पांचों बहनों की आंखें सूजी हुई थीं। उनकी माँ का दुपट्टा आंसुओं से भीग चुका था और उनका बाप पीछे खड़ा कांपती नजरों से सब कुछ देख रहा था। लड़का हथकड़ियों और पैरों में बंधी जंजीरों के साथ खड़ा था। उसकी जवानी की चमक उन लोहे की बेड़ियों के पीछे कैद नजर आ रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में भी हल्का सा तरस जागा। मुझे उस माँ का कांपता हुआ चेहरा दिखा, उन बहनों की सिसकियां सुनाई दी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दूसरी पार्टी पर पड़ी, मेरा मन फिर से सख्त हो गया। वहाँ भी एक माँ और एक बाप बैठे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके कपड़े महंगे थे और उनका स्टेटस ऊंचा था, लेकिन दर्द दोनों तरफ बराबर था। उनकी औलाद इस दुनिया से जा चुकी थी। उनकी आंखों में भी वही खालीपन था, वही टूटा हुआ आसमान था। औलाद हर किसी की एक सी होती है, चाहे गरीब की हो या अमीर की। अगर कोई गुनाह हुआ है तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। इंसाफ का तराजू किसी की हैसियत नहीं देखता। दूसरी पार्टी का वकील खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में मजबूती थी। उसने अदालत के सामने दलीलें रखनी शुरू की। उसने एक एक सबूत पेश किया, गवाहों के बयान पढ़े और ये साबित करने की कोशिश की कि यही वो लड़का है जिसने कत्ल किया था। उसने घटना की पूरी कहानी अदालत के सामने रख दी। किस तरह वारदात हुई, कैसे मौके से सबूत मिले और क्यों कानून की नज़र में ये लड़का कसूरवार है।
उसके हर शब्द के साथ अदालत का माहौल और भी संजीदा होता जा रहा था, जैसे सच और झूठ के बीच की लकीर अब साफ होने वाली हो। मैंने उस लड़के को गौर से देखा था। वो मुश्किल से 20 साल का दुबला पतला सा लड़का था। उसके चेहरे पर अभी भी बचपना बाकी था। आंखों में डर साफ तैर रहा था। मासूम शक्ल सूरत, ऐसी कि पहली नज़र में कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ठिठक जाए। एक पल के लिए मेरे मन में भी हल्का सा शक उठा, क्या सच में ये लड़का कत्ल कर सकता है? क्या ये वही हाथ है जो किसी की जान ले सकते हैं? लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने अनुभव को याद किया। अदालत की कुर्सी पर बैठकर मैंने ऐसे अनगिनत चेहरे देखे थे जो ऊपर से मासूम लगते थे, पर उनके अंदर दरिंदगी छिपी होती थी। कई बार सूरत धोखा दे जाती है और सच चेहरे से नहीं, सबूतों से सामने आता है। मैंने खुद को सख्त किया और अपनी सोचों को कानून की बाउंड्रीज में बांध लिया। कुछ लम्हों के बाद वो लड़का रोते हुए खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। उसने कहा, जज साहब, ये सब इल्ज़ाम है। मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। उनका बेटा खुद सही रास्ते पर नहीं था। वो शराब पीता था, गलत संगत में रहता था, लड़कियों की ज़िंदगी से खेलता था और उन्हें बर्बाद कर देता था। हमारे बीच सिर्फ एक बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मैंने उसे साफ कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ नज़र मत उठाना, पर उसने हंसते हुए जवाब दिया था कि जैसे वो और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता आया है, वैसे ही वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। उस दिन हमारी बहस बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहाँ से चला आया था। मेरा इरादा सिर्फ अपनी मंगेतर को समझाने का था कि वो इन झगड़ों से दूर रहे, वो किसी मुसीबत में ना पड़े। मैं घर पहुँचा तो सब कुछ उलट चुका था। कुछ ही देर के बाद मुझे खबर मिली कि उसका कत्ल हो गया और अगले ही घंटे पुलिस मेरे दरवाजे पर थी। उन्होंने कहा कि वारदात की जगह से मेरा वॉलेट मिला है और शक सीधा मुझ पर जाता है। पर यह सच नहीं है। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं बार बार यही कहता रहा कि जिस वक्त कत्ल हुआ मैं अपने घर में अपनी माँ और बहनों के साथ बैठा था। हम सब एक साथ में थे। मैं कैसे समझाऊं कि मैं बेगुनाह हूँ? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी पार्टी का वकील तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में तीखापन था। उसने ताने से भरे लहजे में कहा, अगर तुम सच में घर पहुंच गए थे और अपनी माँ बहनों के साथ बैठे थे, तो फिर तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारे घर की रसोई की छुरी वारदात की जगह पर कैसे मिली? क्या ये सब भी खुद चलकर वहां पहुंच गया था या तुम सच छुपा रहे हो? अदालत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस लड़के पर टिक गईं। अब मामला सिर्फ मासूमियत और आंसुओं का नहीं था, अब सवाल सबूतों का था, और उन सबूतों के जवाब का जो उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे थे। उनकी बात सुनते ही वो लड़का घबराकर तुरंत बोल उठा। उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट भी थी और बेबसी भी। उसने कहा, दोपहर में हमारे कॉलेज में एक छोटी सी पार्टी थी। हम सब दोस्त इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपने घर से कुछ न कुछ सामान लेकर आया था। कोई प्लेटें लाया था, कोई गिलास, और मेरे हिस्से में रसोई की छुरी आई थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों को बुलाकर पूछ सकते हैं। वो सब गवाही देंगे कि वो छुरी मेरे पास थी। वापसी के समय भी वो छुरी मेरे बैग में ही थी। शायद जब मेरा और अरविंद का झगड़ा हुआ तो उसी धक्का मुक्की में मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट और वो छुरी, तीनों चीज़ें वहीं गिर गई होंगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने नज़र उठाकर वकील की ओर देखा। वो तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने अपने हाथों से अरविंद के गले पर 3 बार वार किया था। वार इतने गहरे थे कि वो वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। हाँ, ये सही है कि अरविंद लड़कियों के साथ वक्त बिताना पसंद करता था। उसका व्यवहार ही ऐसा था, लेकिन उसने कभी किसी की जान नहीं ली, और जिन भी लड़कियों के साथ वो रहा, उनकी अपनी मर्जी शामिल थी। ये किसी ज़बरदस्ती का मामला नहीं था। फिर वकील ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं अदालत की इजाज़त से अपने गवाह पेश करना चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो पहले 2 अहम गवाहों को बुलाया जाए। मैंने तुरंत इजाज़त दे दी। अदालत का माहौल और भी सीरियस हो गया। अगले ही पल 2 लड़कियां अंदर लाई गईं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 18 या 20 साल रही होगी। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उन्हें गवाह के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वकील अब उनसे सवाल करने लगे। उनकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन शब्दों में दहाड़ थी। उन्होंने पूछा, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? सच सच बताओ। अदालत के सामने पहली लड़की ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर कांपती आवाज़ में बोली, सर, अरविंद का कत्ल सुनील ने ही किया है। ये कोई एक रात का झगड़ा नहीं था। दोनों के बीच कई दिनों से बहस चल रही थी।
अरविंद लड़कियों के साथ वक्त बिताता था, ये बात सच है, लेकिन सुनील की मंगेतर खुद अरविंद के पास आई थी। अरविंद ने उसे समझाया भी था कि तुम तो सुनील से मंगनी कर चुकी हो, तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन पैसों की चमक और ऐशो आराम की चाह में उसने सुनील को छोड़कर अरविंद को चुन लिया और यहीं से दुश्मनी की आग भड़क उठी। लड़की ने आगे कहा, उस रात हमारे सामने ही दोनों में जोरदार बहस हुई। सुनील का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने जेब से छुरी निकाली और अरविंद की गर्दन पर एक के बाद एक 3 वार कर दिए। खून फूट पड़ा। हम सब चीख उठे। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे पकड़ा भी, पर वो जैसे होश में ही नहीं था और वार करने के बाद वहां से भाग गया। उनकी बात खत्म होते ही सुनील तिलमिला उठा। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। वो चिल्लाकर बोला, झूठ क्यों बोल रही हो तुम लोग? तुम्हें क्या मिलेगा इस झूठ से? ऊपर वाले से डरो। कि एक बार भी तुम्हें रहम नहीं आता? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मेरी 5 बहनें हैं। मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मेरे माँ बाप की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। मुझे फांसी मत दीजिए। ये सब मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें पैसे दिए गए हैं मुझे फंसाने के लिए। आप लोग मुझे ख़त्म करके क्या हासिल कर लेंगे? असली मुजरिम कोई और है। बेहतर होगा सच की तह तक जाया जाए और असली गुनहगार को सज़ा दी जाए। अदालत में सन्नाटा फैल गया। एक तरफ गवाहों की गवाही थी, दूसरी तरफ एक बेटे की कसम और उसकी बेबसी। अब फैसला सिर्फ जज्बातों का नहीं बल्कि उन सच्चाइयों का था जो इन बयानों के पीछे छिपी थी। लेकिन जैसे ही सुनील ने खुद को बचाने के लिए ऊंची आवाज में कुछ और कहना चाहा, वकील ने तुरंत उसे खामोश करवा दिया। अदालत की डिग्निटी का हवाला देते हुए उसकी आवाज को वहीं दबा दिया गया और फिर दूसरे गवाहों को पेश किया गया। माहौल पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। हर सांस जैसे किसी फैसले के इंतजार में अटकी हुई थी। दूसरे गवाह ने बयान दिया कि अरविंद का कत्ल सिर्फ एक लड़की की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों के बीच जलन और कंपटीशन का रिश्ता भी गहरा हो चुका था। अरविंद अमीर घर का लड़का था। उसे अपने पैसों का दिखावा करना पसंद था। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और दोस्तों के बीच अपनी हैसियत का रौब झाड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। दूसरी तरफ सुनील स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाला एक आम से परिवार का लड़का था, जिसके पास कई बार किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे। वो अरविंद की तरह पैसे कैसे उड़ाता? उसके लिए तो हर दिन स्ट्रगल से भरा था। हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। गवाह ने आगे कहा कि अक्सर इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होती थी। अरविंद का ताना मारना और सुनील का अंदर ही अंदर जलना। ये टकराव सिर्फ एक लड़की तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच स्टेटस का डिफरेंस भी आग में घी का काम कर रहा था। सुनील के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था कि जिसके पास पैसा है वही सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। ये गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल गया और उसी नफरत ने उस रात एक खौफनाक अंजाम ले लिया। मैंने अदालत में मौजूद हर इंसान की बात ध्यान से सुनी, हर सबूत को देखा, हर गवाह के बयान को अपने दिमाग में परखा, कानून की नज़र से जज्बातों को अलग रखने की कोशिश की। मेरे सामने रखी फाइल अब किसी कागज़ का पुलिंदा नहीं रह गई थी, वो एक जिंदगी का फैसला बन चुकी थी। लेकिन कानून को फैसले चाहिए होते हैं, एहसास नहीं। कई तारीखें गुजर चुकी थी। मैंने इस मामले में पहले ही काफ़ी सुनवाई कर ली थी। हर पेशी पर नए लॉजिक, नए आंसू, नए सवाल सामने आते थे, लेकिन सच वही रहता था जो सबूतों से साबित हो सके। मैं और तारीख नहीं देना चाहता था। तारीख पर तारीख देना सिर्फ मामले को उलझाना था और अदालत का वक्त बर्बाद करना भी ठीक नहीं। इसलिए अब मुझे फैसला सुनाना ही था। मैंने अपनी कलम उठाई। मेरी उंगलियां ठंडी थी, पर लिखावट साफ थी। मैंने एक एक शब्द सोच समझ कर लिखा। जब आखिरी लाइन पूरी हुई तो जैसे मेरे अंदर की सारी सेंसेशन भी खत्म हो गई। मैंने पेन की निब तोड़ दी और सर उठाकर सबकी ओर देखा। मेरी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और मजबूत थी। मुलजिम के खिलाफ पेश किए गए गवाहों के बयान और दलीलों को गौर से सुनने के बाद और पेश किए गए सबूतों को परखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अपराध साबित हो चुका है। मुजरिम सुनील को धारा के अंडर डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई जाती है। उसे फांसी देकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। मेरे शब्द अदालत की दीवारों से टकराकर लौटे ही थे कि मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मेरे खड़े होते ही सब लोग भी आदत के अनुसार खड़े हो गए। लेकिन उसी पल उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो चीख किसी के माँ के कलेजे से निकली थी या किसी बहन की टूटी हुई सांसों से, ये समझना मुश्किल था, पर इतना तय था
कि उस आवाज़ में ऐसा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल को हिला दे, और वो चीख देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। जज साहब रुक जाइए। उस चीख ने जैसे मेरे कदमों को जकड़ लिया था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि ना जाने क्यों मेरे पैर वहीं पर थम गए। मैंने धीरे से पलटकर देखा। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे कई रातों से उसने नींद को छुआ तक न हो। बाल बिखरे हुए, दुपट्टा कंधों से खिसका हुआ, और आवाज में ऐसी कपकपाहट जैसे हर शब्द उसके कलेजे को चीरकर बाहर आ रहा हो। वो कांपते हुए मेरे करीब आई और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोली, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने मेरा लाल मुझसे छीन लिया, तुमने मेरी गोद उजाड़ दी। आज मेरा घर बर्बाद हुआ, कल तुम्हारा भी होगा। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, मेरी बेटियां तड़प रही हैं, मेरा पति तड़प रहा है, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। तुमने मेरे इकलौते बेटे को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, ऊपर वाला तुम्हें भी ऐसे ही रुलाएगा। तुम्हारे पास न ये कुर्सी रहेगी, न ये पोस्ट, न ये स्टेटस। तुम भी बेमौत मरोगे, तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा। उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई थी। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई और बोली, तुमने इंसाफ नहीं किया। तुमने मामले की तह तक जाने की कोशिश तक नहीं की। तुमने सिर्फ कागजों पर लिखे शब्दों को देखा। मेरे बच्चे की आंखों में झांककर सच देखने की कोशिश नहीं की। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम खत्म हो जाओगे। उसकी हर बात मेरे सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे पसलियों से टकरा रहा हो। एक पल को लगा कि सांस रुक जाएगी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर वही सख्ती ओढ़ ली जो सालों से मेरी ढाल बनी हुई थी। अदालत में बैठे जज को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, ये सोचकर मैंने अपने जज्बातों को दबाया और बिना कुछ कहे अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गया। ऐसे मंजर मेरे लिए नए नहीं थे। जब भी किसी को सजा सुनाई जाती थी, खासकर मौत की सजा, तो उस परिवार का यही हाल होता था। चीखें, बद्दुआएं, आंसू, गिड़गिड़ाहट, ये सब अदालत की दीवारों ने कई बार सुना था, और मैंने भी। पर आज न जाने क्यों उसकी आवाज़ बाकी आवाज़ों से अलग थी, जैसे वो सीधे मेरे दिल में उतर गई हो। मैंने खुद को समझाया कि मैंने जो किया कानून के दायरे में किया। सबूत और गवाह मेरे सामने थे। फैसला उन्हीं के हिसाब से दिया गया था। मेरी नज़र में वो फैसला बिल्कुल सही था, और जस्टिस भी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यही फैसला मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो मेरी नींद, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ छीन लेगा। कमरे में पहुंचकर भी अजीब सी बेचैनी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। ठंडा पानी गले से उतरता हुआ जैसे कुछ पल की राहत दे गया, लेकिन वो राहत कुछ पल की ही थी। अगले ही पल फिर वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, ऊपर वाला तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। जिस तरह मेरी गोद उजड़ी है, उसी तरह तुम्हारी भी उजड़ेगी। मैंने अपनी कनपटी दबाई और कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग में ख्याल आया, क्या मैं अपने फैसले पर दोबारा सोच सकता हूँ? क्या मैं उसे उम्र कैद में बदल सकता हूँ? क्या अभी भी देर नहीं हुई? पर तुरंत ही दूसरा ख्याल आया, ये इतना आसान नहीं है। कानून का प्रोसेस है, हाई कोर्ट है, अपील है। अपने ख्यालों पर फैसला यूं ही वापस नहीं ले सकता, और अगर बिना ठोस सबूत के ऐसा करता हूं तो मुझ पर उंगली उठेगी, मेरी जजमेंट पर सवाल खड़े होंगे, मेरा पूरा करियर दांव पर लग सकता है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और आज की बाकी सभी पेशियां रद्द करने का हुक्म दे दिया। मेरा मन अब किसी और के मामले पर ध्यान देने की हालत में ही नहीं था। मुझे घर जाकर थोड़ा आराम करना था, शायद दूरी इस बेचैनी को कम कर दे। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, तब भी वो औरत की आवाज़ मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। ऊपर वाला तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। जिस तरह मेरी गोद उजड़ी है, ऊपर वाला तुम्हारी गोद भी उजाड़ देगा। उसके शब्द जैसे मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गए थे, जैसे किसी ने मेरे सीने में अनदेखा जख्म बना दिया हो। और मैं पहली बार अपने ही फैसले की ठंडक में एक अजीब सी तपिश महसूस कर रहा था। एक ऐसी तपिश जो आने वाले वक्त का इशारा कर रही थी। मैं अचानक जैसे किसी गहरे ख्याल से बाहर आया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोला, गाड़ी मेरे बेटे के स्कूल की तरफ मोड़ो। आज मैं उसकी छुट्टी लेकर उसे अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। मेरी आवाज में ऐसी बेचैनी थी कि ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे सिर्फ सर हिलाया और तुरंत गाड़ी स्कूल की ओर मोड़ दी। रास्ते भर मेरा दिल अजीब ढंग से धड़कता रहा, जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही हो, जैसे वो औरत की बद्दुआ मेरे पीछे पीछे चल रही हो। कुछ ही देर में हम स्कूल पहुंच गए।
मैंने गाड़ी रुकते ही गार्ड को इशारे से बुलाया। वो मुझे देखते ही सीधा खड़ा हो गया और सैल्यूट किया। मेरी पोस्ट और पहचान की वजह से सब मुझे जानते थे। मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरे बेटे को तुरंत बुलाओ, मैं उसकी छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। गार्ड फौरन अंदर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वो वापस लौटा, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर, आज आपका बेटा स्कूल ही नहीं आया। आप किसकी छुट्टी लेने आए हैं? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जैसे मेरे सीने में धड़कनें रुक गईं। सुबह का हर मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं और मेरा बेटा साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसकी मासूम मुस्कान, मैंने खुद उसके बाल ठीक किए थे और उसे दरवाजे तक छोड़कर आया था। वो भला कहाँ जा सकता था? मैं तुरंत गाड़ी से उतर आया। मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी फौरन मेरे आसपास इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मेरा इस तरह खुले में खड़ा होना सुरक्षित नहीं था। मुझे जान का खतरा रहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने गार्ड की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने हाथों से उसे तैयार करके घर से निकाला। वो स्कूल आया है, तुम ठीक से देखो। उन्होंने घबराकर सर हिलाया और बोले, सर, आज आपके बेटे की ना तो अटेंडेंस लगी है और ना ही वो क्लासरूम में गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अंदर कंट्रोल रूम में चलकर कैमरे देख सकते हैं। हम सब झूठ नहीं बोल रहे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे शरीर से सारा खून खिंच गया हो। उसी लम्हे वो औरत की आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंज उठी, ऊपर वाला तुम्हारी भी गोद उजाड़ देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत जेब से फ़ोन निकाला और घर का नंबर मिलाया। पहले ही घंटी पर नौकर ने फ़ोन उठा लिया। मेरी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने पूछा, रमन, आज स्कूल गए थे ना? उधर से जवाब आया, जी सर, आपके सामने ही मैंने उन्हें तैयार किया था और आपके निकलते ही वो ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गए थे। मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, जैसे हर धड़कन डर में बदल चुकी हो। मैंने तुरंत अपने बेटे को स्कूल छोड़ने वाले ड्राइवर का नंबर मिलाया। उंगलियां इतनी काँप रही थी कि सही नंबर दबाने में भी मुश्किल हो रही थी। फ़ोन कान से लगाया और बेसब्री से उसके उठाने का इंतज़ार करने लगा। अब मुझे हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे वक्त जानबूझकर धीमा हो गया हो। मेरी पहली ही घंटी पर उसने कॉल उठा लिया और जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैंने बिना एक पल गंवाए लगभग चिल्लाते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तुम उसे स्कूल छोड़ने गए थे ना? फिर वो क्लास में क्यों नहीं है? स्कूल से मुझे बताया गया है कि वो आज आया ही नहीं। तुम सच सच बताओ, वो कहाँ पर है? मेरी आवाज़ में ऐसा डर था जो गुस्से का रूप ले चुका था। उधर से ड्राइवर घबराई हुई आवाज़ में बोला, सर, मैं अपने हाथों से रमन बाबा को स्कूल के मेन गेट पर उतार कर आया हूँ। उन्होंने मुझे मुस्कुराकर बाय कहा और मैं वहाँ से निकल गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं पहुँचे? मेरे अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। मैंने दहाड़ते हुए कहा, झूठ मत बोलो। मैं अभी इसी वक्त स्कूल में खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे साफ बताया गया कि मेरा बेटा आज स्कूल आया ही नहीं। अगर तुमने उसे स्कूल के अंदर जाते हुए नहीं देखा, तो फिर तुम उसे कहाँ छोड़ कर आए हो? बोलो, सच क्या है? ड्राइवर लगभग रोने लगा और कांपती आवाज़ में बोला, सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उन्हें स्कूल के गेट पर ही उतारा है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो आप वहाँ लगे कैमरों की फुटेज देख लीजिए। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मैंने बिना एक शब्द कहे फ़ोन काट दिया, क्योंकि अब मेरा दिल किसी की सफाई सुनने की हालत में नहीं था। मैं तेज़ी से गार्ड के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। मेरी चाल इतनी तेज़ थी कि मेरे साथ चल रहे गार्ड भी पीछे छूट रहे थे। मेरा सीना तेज़ी से उठ गिर रहा था और हर धड़कन मुझे वही बद्दुआ याद दिला रही थी कि ऊपर वाला तुम्हारी भी गोद उजाड़ देगा। जैसे ही मैं कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, वहाँ मौजूद स्टाफ घबराकर खड़ा हो गया। सबने इज्जत से नमस्ते किया, लेकिन उस समय मेरे अंदर का जज नहीं बल्कि एक डरा हुआ बाप मौजूद था। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, सुबह की पूरी फुटेज अभी के अभी चलाओ। कुछ ही लम्हों में स्क्रीन पर सुबह का मंजर चलने लगा। बच्चे स्कूल आ रहे थे, कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए। कुछ माँ बाप अपने बच्चे को गले लगाकर विदा कर रहे थे। कुछ बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें अंदर नहीं जाना। सब नॉर्मल था, सब कुछ रोज़ के जैसा ही था। फिर अचानक मेरी नज़र स्क्रीन पर जम गई। मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर फ्रेम में आया। उसने गाड़ी को गेट से थोड़ा पीछे पार्किंग वाली जगह पर रोका। दरवाज़ा खुला और मेरा बेटा उतरा। उसने कंधे पर अपना बैग ठीक किया और मुस्कुराते हुए ड्राइवर को हाथ हिलाकर बाय कहा। उस पल मेरे सीने में हल्की सी राहत दौड़ी कि वो सचमुच स्कूल पहुंचा था, लेकिन अगले ही सेकंड जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया
और मेरा बेटा स्कूल के मेन गेट की तरफ जाने के बजाय धीरे से मुड़ा और पिछली तरफ जाने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। वो रास्ता जहां आमतौर पर बच्चे नहीं जाते, जहां सिर्फ बाउंड्री वॉल और सुनसान कोना था। मैंने जोर से कहा, उस साइड का कैमरा दिखाओ, अभी के अभी। स्टाफ ने हेल्पलेस होकर बताया कि पीछे की तरफ कैमरे नहीं है और वो हिस्सा पूरी तरह कवर नहीं होता क्योंकि वो स्कूल की एक्टिव एरिया में नहीं आता। स्क्रीन पर आखिरी बार मेरा बेटा दीवार के मोड़ के पास दिखाई दिया और फिर वो कैमरे की नज़र से गायब हो गया। उसके बाद खाली रास्ता था, खाली दीवार थी और मेरे अंदर फैलता हुआ खालीपन था। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे खिसक गई। मुझे साफ सुनाई दे रहा था वही शब्द जो कुछ देर पहले अदालत में गूंजे थे कि ऊपर वाला तुम्हारी भी गोद उजाड़ देगा। उस पल में जज नहीं था, कानून का रखवाला नहीं, फैसले सुनाने वाला सख्त आदमी नहीं था। मैं सिर्फ एक बाप था जिसका बच्चा अचानक से गायब हो गया और जिसे पहली बार एहसास हो रहा था कि किसी माँ के मुंह से निकली बद्दुआ कितनी गहरी लग सकती है। मैं बिना एक पल गवाए कंट्रोल रूम से बाहर निकला और अपने गार्ड्स के साथ स्कूल की पिछली तरफ दौड़ पड़ा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मेरे अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मेरा बेटा यहीं कहीं होगा, वो दूर नहीं गया होगा। हम पीछे वाले हिस्से तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी आत्मा को जमा दिया। वहां मेरा बेटा नहीं था, वहां सिर्फ उसका स्कूल बैग एक तरफ धूल में पड़ा हुआ था और थोड़ी दूरी पर उसका एक जूता उल्टा गिरा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में खींचकर उतार दिया हो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो। मेरी सांसें अटक गईं, मेरी नज़र धुंधली पड़ गई। गार्ड ने झुककर बैग और जूता उठा लिया, लेकिन मैं पत्थर बना वहीं खड़ा रह गया। मैं आगे बढ़ना चाहता था, शायद वो झाड़ियों के पीछे हो, शायद किसी कोने में बैठा हुआ रो रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ सूखी झाड़ियां थीं, टूटी बोतलें, पॉलीथीन के थैले और कूड़े का ढेर था। स्कूल का पिछला हिस्सा अक्सर सुनसान रहता था। वहां लोग गाड़ियां खड़ी करते थे या कचरा फेंककर चले जाते थे। इंसानी आवाज का तो नामो निशान नहीं था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन सचमुच खिसक गई। क्या उस औरत की बददुआ इतनी ताकतवर थी? क्या सच में मेरी गोद उजड़ चुकी थी? वही शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, ऊपर वाला तुम्हारी भी गोद उजाड़ देगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन लगाया। आवाज इतनी टूटी हुई थी कि खुद मुझे पहचान नहीं आ रही थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि रमन स्कूल के अंदर नहीं गया, उसका बैग और जूता पीछे पड़े मिले हैं। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसकी सिसकियों की आवाज आई। वो रोते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वो तो स्कूल ही गया था, वो कहाँ जा सकता है? उसका जूता और बैग सड़क पर कैसे मिल सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी आती हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए भी कोई शब्द नहीं थे। मैं सड़क किनारे बैठ गया। मेरे हाथों में मेरे बेटे का बैग था, जिसे मैं सीने से लगाए बैठा था, जैसे वो बैग नहीं मेरा बच्चा हो। मेरे 10-15 बच्चे नहीं थे, वो मेरा इकलौता बेटा था। कई सालों की बेऔलादी के बाद, अनगिनत डॉक्टरों, अनगिनत इलाजों और प्रार्थनाओं के बाद मेरी पत्नी की कोख भरी थी। कितनी रातों उसने अस्पतालों में काटी थी, कितनी बार उम्मीदें टूटी थी और फिर आखिरकार वो हमारी ज़िंदगी में आया था। और आज वो इस तरह अचानक गायब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, किसे फ़ोन करूं, कहाँ ढूंढूं। मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं जितना सख्त इंसान था, जितना पत्थर दिल बनने की कोशिश करता था, उतना ही उस वक्त अंदर से टूट चुका था। अदालत में मैं मौत की सज़ा सुनाते वक्त नहीं कांपता था, लेकिन अपनी औलाद का एक जूता सड़क पर पड़ा देखकर मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठा लगातार रो रहा था। कुछ ही मिनटों में मेरी पत्नी की गाड़ी भी वहां आकर रुकी। वो लगभग भागती हुई मेरे तरफ आई। उसके चेहरे पर डर, पागलपन दोनों था और माँ का वो दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी पत्नी ने जैसे ही अपने बेटे का बस्ता और वो छोटा सा जूता मेरे हाथों से लिया, वो उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखों में वो दर्द था जो किसी माँ की छाती से उसका कलेजा निकाल लेने के बाद निकलता है। मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए हाथों से पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। हर तरफ मेरे बेटे की तस्वीर भेज दी गई। शहर के थानों में, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, यहाँ तक कि पड़ोसी जिलों तक उसका फोटो पहुँचा दिया गया। ये हुक्म दिया गया कि जहाँ भी ये बच्चा नजर आए, तुरंत मुझे खबर की जाए। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा खोया नहीं है, उसे उठाया गया है। ये सीधा सीधा किडनैपिंग है।
किसी ने सोची समझी साजिश के तहत मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे छीना है। घर लौटते वक्त मेरी हालत ऐसी थी जैसे शरीर में जान ही न बची हो। मैंने अपने सारे स्टाफ को सख्त हुक्म दे दिया कि अगर किसी भी अनजान या सस्पिशियस नंबर से कॉल आए तो कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश न करे, कोई पुलिस की धमकी न दे, कोई उल्टी सीधी बात न करे, सीधे मुझे खबर की जाए। अगर पैसों के लिए मेरे बच्चे को उठाया गया है तो मैं पैसे दूंगा, चाहे जितनी बड़ी रकम क्यों ना हो। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे मेरी सारी जमा पूंजी चली जाए, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वक्त मेरे लिए किस तूफान को तैयार कर रहा है। दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए और देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। हर सुबह उम्मीद के साथ आंख खुलती और हर रात मायूसी के साथ बंद होती। फोन की हर घंटी पर दिल उछलकर गले में आ जाता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। 3 महीनों में मैं सर से पांव तक बदल चुका था। मैं अब वो सख्त और हौसले से भरा जज नहीं रहा था जो अदालत में ऊंची कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता था। मैं चुप रहने लगा था, किसी से बात नहीं करता था, किसी के सामने मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया था। यही हाल मेरी पत्नी का भी था। घर में सन्नाटा रहता, जैसे किसी ने जिंदगी की आवाज छीन ली हो। हम दोनों दिन रात सिर्फ एक ही कोशिश में लगे रहते कि किसी तरह कोई सुराग मिल जाए, कोई कॉल आए, कोई गवाह सामने आए, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। उसके बिना जीना एक अधूरी सांस लेने जैसा था। हर चीज बेमतलब लगती थी। इन 3 महीनों में मैं सिर्फ 2 बार ही कोर्ट गया था। कई केस रुके पड़े थे, फैसले टल रहे थे, नोटिस पर नोटिस आ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था। फाइलें खोलता तो शब्द तैरते हुए नजर आते, फैसले लिखने बैठता तो बेटे का चेहरा सामने आ जाता। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेरे बेटे की तस्वीर रखी थी। मैं उसकी मुस्कुराती आंखों को देख रहा था और सोच रहा था कि वो इस वक्त कहाँ होगा, क्या खाता होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी, क्या वो डरता होगा या किसी अंधेरे कमरे में बंद होगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी पत्नी अंदर आई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सूख चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। वो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गई। कुछ देर हम दोनों बिना कुछ कहे बैठे रहे। हमारे बीच शब्दों की जगह सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी मुझे लगता था जैसे हम दोनों ही अपने बेटे के खोने के जिम्मेदार हैं। अगर हम उसे उस दिन खुद क्लास तक छोड़कर जाते, अगर हम एक पल और रुक जाते, अगर हम ज्यादा अलर्ट होते, तो शायद आज वो हमारे बीच होता। मेरी पत्नी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसने बहुत नरमी से कहा कि मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, शायद खुद से भी नाराज हैं, लेकिन इस तरह टूट जाने से कुछ नहीं बदलेगा। आज आपकी कोर्ट में पेशी है, आपको जाना चाहिए। कितने केस रुके हुए हैं, कितने लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, नोटिस लगातार आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही नौकरी पर नहीं जाएंगे तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये पद बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे यूं मत जाने दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अजीब सी मजबूती भी। उसने आगे कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक दिन हमारा बेटा जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप ही हार मान लेंगे तो मैं कैसे संभलूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं टूटा हूँ, वो भी उतनी ही टूटी है, लेकिन फिर भी मुझे संभालने की कोशिश कर रही है। और शायद अब वक्त आ गया था कि मैं अपने दर्द को सीने में दबाकर फिर से उस कुर्सी की तरफ लौटूं जहां बैठकर मैंने कभी दूसरों की किस्मतों का फैसला किया था। मेरी पत्नी की बात सुनकर मेरे पास सचमुच कोई जवाब नहीं था। मैं बस खामोश होकर बैठा रह गया। कुछ देर तक हम दोनों एक ही कमरे में बैठे रहे, लेकिन हमारे बीच शब्द नहीं थे। सिर्फ थकान थी, टूटन थी और एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई आवाज भर नहीं सकती। फिर वो धीरे से उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि वो सही कह रही है। मैं इस तरह हमेशा के लिए खुद को कमरे में बंद नहीं कर सकता। मेरी वजह से दर्जनों केस पेंडिंग पड़े हैं, लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं ही अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं तो फिर मैं औरों से हिम्मत की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूर कर रहा हूँ। फिर अपना मोबाइल उठाया और ऑफिस में खबर भिजवाई कि आज मैं अदालत में बैठूंगा। आज जिन जिन मामलों की पेशी तय है, सभी पक्षों को खबर दे दी जाए। फोन रखने के बाद मैं वॉशरूम गया। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे 3 महीने में मैं कई साल बूढ़ा हो गया हूँ। आंखों के नीचे गहरे धब्बे, चेहरा सूखा हुआ और आंखों में उदासी।
फिर भी मैंने खुद को संभाला, कपड़े बदले, कोट पहना, टाई ठीक की और बिना किसी से ज़्यादा बात किए कोर्ट के लिए निकल गया। कुछ ही देर में मैं अपने चैम्बर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही फाइलों का ढेर मेरे सामने रख दिया गया। मुझे बताया गया कि बहुत से केस मेरे नहीं आने की वजह से अटके हुए हैं। मैंने स्टाफ से कहा कि जो भी ज़रूरी मामले हैं आज ही लिस्टेड किए जाएं और सुनवाई शुरू की जाए। करीब 20 मिनट के बाद मैं फिर से उसी ऊंची कुर्सी पर बैठा था जिस पर बैठकर कभी मैं पूरे हौसले के साथ फैसले सुनाता था। अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दोनों पक्ष मौजूद थे। इस बार भी मामला कत्ल का था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। एक भाई पर अपनी ही बहन के कत्ल का आरोप था। मैं हर बयान को गौर से सुन रहा था, हर शब्द नोट कर रहा था, लेकिन अचानक ही मेरा दिमाग कहीं और चला गया। मुझे वही दिन याद आने लगा जब एक माँ अदालत में खड़ी होकर मुझे बद्दुआ दे रही थी। उसके बाद मेरे कानों में फिर से गूंज उठी, ऊपर वाला तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह मेरी गोद उजड़ी है, उसी तरह तुम्हारी भी उजड़ेगी। जैसे ही ये शब्द मेरे अंदर दोबारा जिंदा हुए, मेरा दिल तेज गति से धड़कने लगा। धक धक इतनी तेज कि मुझे लगा पूरा अदालत रूम सुन रहा होगा। मेरा हाथ खुद मेरे सीने पर चला गया। मैं अपनी छाती को जोर से दबाने लगा, जैसे धड़कन को काबू में करना चाहता हूँ। अचानक से मुझे घुटन महसूस हुई, सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। मैं झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मेरे माथे से पसीना बहने लगा, पूरे शरीर से जैसे पसीना फूट पड़ा। अदालत में हलचल मच गई। लोगों ने मेरी तरफ देखा। स्टाफ तुरंत मेरी ओर दौड़ा। किसी ने पानी का गिलास बढ़ाया, किसी ने मेरा हाथ थाम लिया, किसी ने कहा कि सर आप ठीक तो हैं। लेकिन उस पल में न जज था, न अधिकारी। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ बाप था जिसकी आत्मा पर एक बद्दुआ का बोझ था और जिसका दिल अब शायद उस बोझ को सह नहीं पा रहा था। मेरे असिस्टेंट ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही मेरा सर इतनी तेजी से घूमने लगा जैसे पूरी अदालत मेरे चारों तरफ चक्कर काट रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो रात के करीब 2 बजे थे। हल्की नीली रोशनी से भरा हुआ एक शांत कमरा था। कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। धीरे धीरे मेरी याददाश्त लौटने लगी तो एहसास हुआ कि मैं अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हूँ। मेरे हाथ में सुई लगी हुई थी, सीने पर मशीन के तार जुड़े थे और पास रखी मॉनिटर पर दिल की धड़कनों की बीप बीप साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। वहां कोई अपना मौजूद नहीं था, बस मशीनों की ठंडी आवाजें और दवाइयों की गंध थी। उस खाली कमरे में मुझे अपनी तन्हाई और भी गहरी महसूस हुई। इतने में दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने मुझे होश में देखा तो जल्दी से मेरे पास चली आई और नरमी से बोली कि सर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं है? मैंने हल्के से सर हिलाया और सूखी आवाज़ में पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप फिलहाल आराम कीजिए, मैं डॉक्टर साहब और आपके घर वालों को खबर करती हूँ। और फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार डॉक्टर के साथ मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी की बहन अंदर आए। उन्हें देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी तकलीफ उठी। दिल में खालीपन और गहरा हो गया। अचानक ख्याल आया, काश आज मेरा बेटा भी यहाँ होता। वो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाता और कहता, पापा आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, स्टेथोस्कोप सीने पर रखा और फिर थोड़ी सख्ती से बोले, आपको समझ में आता भी है आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आपका बीपी अचानक बहुत ऊपर चला गया। आपको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर इसी तरह टेंशन लेते रहे तो मामला हार्ट फेल तक पहुंच सकता है। आप एक जज हैं, आप पर सैकड़ों जिम्मेदारियां हैं। आपको खुद को संभालना होगा। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ उनकी तरफ देख रहा था, जैसे शब्द गले में ही अटक गए हों। डॉक्टर की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, नर्वस ब्रेकडाउन। यानी मैं सचमुच अंदर से टूट चुका था और उसी पल फिर वही आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज उठी, उस औरत की बद्दुआ, ऊपर वाला तुम्हारी गोद भी उजाड़ देगा। पता नहीं क्यों उसके शब्द मेरे दिल और दिमाग पर ऐसे चिपक गए जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे बार बार यही लगने लगा था कि शायद मैं ही अपने बच्चे के खोने का जिम्मेदार हूँ। शायद मेरे किसी सख्त फैसले की सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही है। आईसीयू की उस ठंडी खामोशी में मैं मशीनों से ज़्यादा अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन रहा था और हर धड़कन के साथ एक ही सवाल उठ रहा था
क्या सचमुच ये सब मेरी ही गलती है? सुनील को फांसी हो चुकी थी। ये एक ऐसा सच था जो हर रात मेरे सीने पर पत्थर बनकर आ बैठता था। मेरा दिल बार बार चाहता था कि काश वक्त को पकड़कर पीछे खींच लूं, उस दिन तक लौट जाऊं जब मैंने सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाया था कि आरोपी सुनील को सजाए मौत दी जाती है। काश मैं उस दिन थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़ी और तहकीकात कर लेता, उसकी आंखों में झांककर एक बार और पूछ लेता कि क्या सचमुच वही गुनहगार है। काश मैं उसकी सज़ा कम कर देता, उम्र कैद करवा देता, कम से कम वो जिंदा तो रहता, सांस तो ले रहा होता। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने ही फैसले से डर लगने लगा था। आज से पहले भी मैंने कई लोगों के खिलाफ फांसी के फैसले सुनाए थे और कभी मेरे हाथ नहीं कांपे थे। मुझे लगता था कि मैं कानून का रखवाला हूँ और कानून से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन अब जब मेरी अपनी गोद उजड़ी हुई थी, तो हर फैसला मुझे तोलता हुआ महसूस होता था। 2 दिन मुझे अस्पताल में भर्ती रखा गया, दवाइयाँ दी गईं और फिर मैं घर लौट आया। कोर्ट से मैंने खुद छुट्टी मांगी। कुछ केस दूसरे जजों को सौंप दिए गए क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी और की ज़िंदगी का फैसला कर सकूं। जब अपनी ही ज़िंदगी बिखरी हुई थी, वक्त रुकता नहीं है, वो किसी के दर्द का इंतज़ार नहीं करता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। हफ्ते गुजरते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते मेरे बेटे को गायब हुए पूरा 1 साल हो गया। 1 साल पूरे 12 महीने 365 दिन। हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ इस पूरे साल मैंने कोई काम नहीं किया। न मैं कोर्ट गया, न मेरी पत्नी ने अपना बुटीक संभाला। हमारा घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे से भर गया था। हम दोनों बस घर की दीवारों के बीच कैद होकर रह गए थे। एक माँ बाप से उनका जिगर का टुकड़ा छिन जाए तो उनका जीना भी आधा रह जाता है। सांसें चलती रहती हैं, मगर जिंदगी ठहर जाती है। लेकिन इंसान चाहे जितना भी टूट जाए, वक्त उसे धीरे धीरे आगे धकेल ही देता है। एक दिन मैंने और मेरी पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कहे समझ गए कि अगर हम ऐसे ही गम को सीने से लगाए बैठे रहे तो खुद को भी खो देंगे। हमने फैसला किया कि हमें फिर से खड़ा होना होगा, चाहे अंदर से हम कितने भी खाली ही क्यों ना हों। मैंने 2 हफ्ते पहले फिर से कोर्ट जाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ने भी कांपते हाथों से अपना बुटीक दोबारा खोल लिया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हर चेहरा हमें हमारे बेटे की याद दिला देता था, हर हंसी चुभती थी, हर बच्चा देखते ही दिल भर आता। लेकिन हमने खुद को समझाया कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें जीना भी पड़ेगा। आज का दिन बिल्कुल आम सा था, कम से कम ऊपर से देखने में। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा था। जल्दबाजी में मैंने वही जूते पहन लिए जिन पर कई दिनों से पॉलिश नहीं हुई थी। पहले मैं अपने कपड़ों और जूतों को लेकर बहुत सख्त था, हर चीज़ बिल्कुल तरीके से रखता, हर फाइल सही जगह, हर काम तय समय पर। लेकिन अब हालात इतने उलझ चुके थे कि मुझे खुद का होश नहीं रहता। कभी खाना खाना भूल जाता, कभी रात भर जागता रहता, कभी सुबह उठने का मन नहीं करता। कभी कभी मेरी पत्नी अचानक रो पड़ती और कहती, हमें क्या हो गया है? हम जो वक्त के इतने पाबंद और जिम्मेदार लोग थे, आज इतने बिखरे हुए क्यों हैं? मैं उसके आंखों के आंसू पोंछते हुए खुद अंदर से टूट जाता, क्योंकि मैं जानता था कि सच यही है। जब जिंदगी से कोई ऐसा इंसान चला जाए जिसे हम हद से ज्यादा प्यार करते हों, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। और हमारी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होने वाली थी। पर मैं इन जूतों के साथ ऑफिस नहीं जा सकता था। उन पर जमी हुई धूल और फीकी पड़ी चमक जैसे मेरी बिखरी हुई जिंदगी का आईना बन गई थी। मुझे लगा, अगर मैं ऐसे ही अदालत की कुर्सी पर बैठा तो लोग सिर्फ जूते नहीं बल्कि मेरी टूटी हुई हालत भी पढ़ लेंगे। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया कि किसी पॉलिश वाले के पास गाड़ी रोक दे। ड्राइवर ने कहा कि सर, कोर्ट के बाहर ही एक छोटा सा लड़का बैठता है, अगर आप इजाज़त दें तो वहीं रुक जाता हूँ, वो अच्छा काम करता है। मैं एक पल के लिए झिझका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अदालत के बाहर कोई मुझे इस हालत में देखे। लोग बातें बनाते हैं, मगर वक्त कम था और पेशी का समय हो चुका था। इसलिए मैंने हामी भर दी और मोबाइल निकालकर मैसेज देखने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी कोर्ट के बाहर रुक गई। ड्राइवर ने फिर कहा कि सर, आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं जूते उतरवाकर अभी पॉलिश करवा देता हूँ। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। जब से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ था, मेरे अंदर का घमंड जैसे टूट चुका था। मैं खुद गाड़ी से उतरा और सामने फुटपाथ पर बैठे उस बच्चे के पास गया। वो दुबला पतला सा बच्चा सर झुकाए पूरी लगन से किसी और के जूते चमका रहा था। उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा, ब्रश और पुराना कपड़ा रखा था। मैंने उसे अपने जूते उतार कर उसके सामने रख दिए और नरमी से कहा कि बेटा, इन्हें अच्छे से पॉलिश कर दो, मुझे बहुत जल्दी है।
और काम साफ सुथरा करना। वो बिना मेरी तरफ देखे खामोशी से काम करने में लग गया। मैं इधर उधर देखने लगा। अदालत के बाहर वही रोज का मंजर था। कोई वकील तेजी से अंदर जा रहा था, कोई बाहर निकलकर राहत की सांस ले रहा था। कुछ लोग चिंता में डूबे खड़े थे। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने साथ एक दर्द, एक उम्मीद या एक ऐसा फैसला लेकर आता है। इसी बीच मेरी नज़र अचानक उस बच्चे के हाथों पर गई। वो बड़ी सफाई से ब्रश चला रहा था, जैसे उसे बरसों का तजुर्बा हो। तभी मेरी नज़र उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर ठहर गई। मेरी सांसें जैसे सीने में अटक गईं। वो कोई आम अंगूठी नहीं थी, उसमें जड़ा हुआ नीले रंग का छोटा सा पत्थर दूर से ही पहचाना जा सकता था। वो डिज़ाइन आम बाजार में मिलने वाला नहीं था, वो ख़ास तौर पर बनवाई गई थी। मैंने वो अंगूठी अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर दी थी। उस दिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वो आज भी मुझे याद है। उसने कितने गर्व से वो अंगूठी पहनकर मुझे गले लगाया था, और आज वही अंगूठी इस बच्चे के हाथ में थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे बरसों से दबा हुआ तूफान अचानक बाहर निकल आया हो। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए झुककर दोबारा गौर से देखा। नहीं, ये वहम नहीं था, वो वही अंगूठी थी, वही पत्थर। मेरे गले से आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, ज़रा अपना हाथ ऊपर करो। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उस छोटे से हाथ में सिमट आई हो। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मुझे अंगूठियां पहनने का कितना शौक था। अलग अलग डिज़ाइन की अंगूठियां मेरी उंगलियों में हमेशा चमकती रहती थी, और मेरा बेटा उन्हें बड़ी हैरत और मोहब्बत से देखा करता था। उसे मेरी हर चीज़ पसंद थी, खासकर मेरी उंगलियों में चमकती हुई वो अंगूठियां। वो अक्सर मेरी अंगूठी उतारकर उसमें धागा बांधता और अपनी छोटी सी उंगली में फंसाकर आईने के सामने खड़ा हो जाता। पहले पहल मैं उसकी इस हरकत पर हंस देता था। मुझे ये सब बचपना लगता था, मगर धीरे धीरे जब मैंने उसकी आंखों में वो सच्ची चाहत देखी, तो मेरा दिल पिघल गया। तभी मैंने तय किया कि उसके जन्मदिन पर उसे एक खास तोहफा दूंगा। एक बड़ी सी साइकिल या कोई महंगा खिलौना ही नहीं, बल्कि उसके नाम की एक खास अंगूठी भी बनवाऊंगा, ताकि वो अपने पापा की तरह खुद को मजबूत और ख़ास महसूस कर सके। मैंने डिज़ाइन खुद चुना था, नीले पत्थर वाली वही अंगूठी जो आज मेरे सामने उस बच्चे की उंगली में चमक रही थी। मेरा बेटा अक्सर मुझे कॉपी करता था, मेरे चलने का अंदाज, मेरी बात करने का तरीका, यहाँ तक कि मेरी बोहें चढ़ाने का ढंग भी वो आईने के सामने खड़ा होकर दोहराता था, और मैं गर्व से भर जाता कि मेरा बेटा मुझे अपना हीरो समझता है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उस बच्चे से कहा कि बेटा, अपना सर ऊपर करो। मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि लगा अभी सीना फट जाएगा, सांसें टूटने लगी थी, मगर वो बच्चा चुपचाप सर झुकाए जूते पर कपड़ा रगड़ता रहा। मैंने दूसरी बार थोड़ा सख्त लेकिन अंदर से बिखरी हुई आवाज़ में कहा कि अपना चेहरा ऊपर करो, क्यों सिर झुकाए बैठे हो, मेरी बात सुनो। बस इतना कहना था कि उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठा लिया, और उसी पल मेरी दुनिया रुक गई। मेरे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक गई, आसमान सर पर आ गिरा, मेरी रगों में दौड़ता खून जैसे जम गया। वो कोई और नहीं था, वो मेरा रमन था, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी सांसों की वजह, मेरा खोया हुआ बेटा। पूरे 1 साल के बाद मैं उसे देख रहा था, मगर हालात ऐसे थे कि मैं जज की कुर्सी से उतरकर सड़क की धूल में खड़ा था, और मेरा बेटा जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की शक्ल में मेरे सामने बैठा था। मेरी आंखें धुंधला गईं, मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और उसे बाहों में भर लिया। 1 साल का सारा दर्द, सारा पछतावा, सारा इंतज़ार आंसुओं में बनकर बह निकला। मैं फूट-फूट कर रोने लगा। अगले ही पल उसने खुद को मेरी पकड़ से छुड़ा लिया और मुझे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, नफ़रत थी, और एक अजनबीपन भी। वो बोला, साहब, आपका काम हो चुका है, ये रहे आपके जूते, मुझे और भी काम करना है साहब। ये शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह उतरा। मैं हड़बड़ाकर बोला, रमन, ये किस तरह अपने पापा से बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी माँ किस हालत में जी रहे हैं? वो ठंडी लेकिन जली हुई आवाज़ में बोला, होती रहे तकलीफ, जब आपका काम हो गया तो आप जा सकते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे डर हो कि फिर वो कहीं गायब न हो जाए। मैं रोते हुए बोला, मेरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें अंदाज़ा है 1 साल में हमारी क्या हालत हो गई? तुम्हारी माँ हर रात रोते रोते बेहोश हो जाती है। हमारा घर उजड़ चुका है, हम बर्बाद हो गए। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों? बहुत तकलीफ हो रही है आपको मुझे इस हालत में देखकर? उसने अपनी उंगली से आसपास बैठे दूसरे बच्चों की तरफ इशारा किया और बोला, और जिन बच्चों की जिंदगी आपके फैसलों ने इस हाल में ला दी,
उनका क्या? वो माएँ जो हर रोज़ अपने बेटों को खोकर तड़पती हैं, उनका क्या? वो बूढ़े बाप जो अपने जवान बेटे की लाश को कंधा देकर लौटते हैं, उनका क्या? आपके पास कोई जवाब है? उसकी हर बात मेरे सीने पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। मैं हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे बेटे हो, चलो यहाँ से, गाड़ी में बैठो। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मगर कम से कम अपनी माँ का चेहरा तो देख लो। वो कड़वी हंसी हंसकर बोला, मैं बच्चा हूँ, पर इतना भी छोटा नहीं कि सही और गलत में फ़र्क ना समझ सकूं। मैं रोटी खाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मुझे दर्द होता है, और मुझे ये भी समझ आता है कि आप कितने गलत रास्ते पर चल पड़े थे। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। आपका काम हो चुका है साहब, अब मेरी मेहनत के पैसे दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसके होंठ काँप रहे थे, मगर आवाज़ मजबूत थी, और उस पल पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने सिर्फ एक केस में नहीं बल्कि अपनी ही ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा फैसला गलत कर दिया। उसकी बातें सुनकर मेरा सीना जैसे अंदर से फट गया था। मेरी सांसें उखड़ रही थी और हाथ इतने काँप रहे थे कि मोबाइल ठीक से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसी हालत में अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया। आवाज़ रोनेहार हो गई थी। मैंने उसे बस इतना कहा कि तुरंत कोर्ट के बाहर आ जाओ, रमन मिल गया है। उधर से पहले सन्नाटा छाया, फिर उसकी टूटी हुई चीख सुनाई दी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही मैंने लोकेशन बताई और फिर फ़ोन काट दिया। मेरा बेटा मुझसे एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। वो ज़मीन पर बैठा अपने ब्रश और डिब्बे समेट रहा था, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी ग्राहक हूँ। कुछ ही देर में मेरी पत्नी हाँफती हुई वहाँ पहुँची। उसने जैसे ही रमन को देखा, वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। वो दौड़कर उसके गले से लिपट गई। 1 साल का जमा हुआ दर्द उसकी रुलाई में फूट पड़ा। वो उसे बार-बार छूकर देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सपना नहीं है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रमन भी अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ा। उसके कंधे हिल रहे थे, उसकी उँगलियाँ माँ की साड़ी में जकड़ी हुई थीं। वो सच में रो रहा था, मगर जब मैं उसके करीब आया और उसका चेहरा देखने की कोशिश की, तो वो अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आँखों के आँसू सूख गए, चेहरा सख्त हो गया। मेरी पत्नी ने उसका बाजू पकड़कर कांपती आवाज में कहा कि तुम कहाँ थे? तुम्हें अंदाजा भी है? 1 साल हो गया तुम्हें हमसे बिछड़े हुए, और तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा अगर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम उन्हें इस तरह जवाब क्यों दे रहे हो? रमन ने आंसू पोंछे और मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, माँ, पहले आप इनसे तो पूछिए, ये किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हैं? मेरी पत्नी सुन रह गई। वो आगे बोला, इन्होंने एक माँ की गोद उजाड़ दी, एक घर के इकलौते बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, 5 बहनों का सहारा छीन लिया। आप जानती हैं उस बूढ़े बाप का क्या हाल है? उसके हाथ कांपते हैं, वो सीढ़ियाँ ठीक से नहीं चढ़ पाता, फिर भी मजदूरी करता है, बजरी और ब्लॉक उठाकर ऊपर चढ़ाता है, क्योंकि घर चलाना है। उसकी हर बात मेरे अंदर की दीवारों से टकरा रही थी। वो बोला, मुझे उन्होंने किडनैप किया था, पापा को डराने और परेशान करने के लिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। मगर जब उन्होंने मुझे रोते देखा, जब उन्हें समझ आया कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जाओ, अपने घर चले जाओ। मैं काँप गया। रमन आगे बोला, मगर मैं खुद नहीं आया, क्योंकि मैंने उनके घर की हालत देखी थी। माँ, वो घर घर नहीं था, एक उजड़ा हुआ आंगन था, जहाँ हर दीवार पर मातम लटका हुआ था। वो 5 बहनें अपने भाई की तस्वीर से लिपटकर रोती थीं। उनकी मैं रात भर जागती रहती। मैं जानबूझकर वहीं रुका, ताकि पापा को भी एहसास हो कि जब किसी की गोद उजड़ती है तो कैसा लगता है। उसकी बात सुनते ही मुझे उस औरत की चीख याद आ गई, जो अदालत में मुझे बद्दुआ देकर गई थी। उसने कहा था, ऊपर वाला तुम्हारी भी गोद उजाड़ देगा, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। आज मुझे समझ आया कि वो बद्दुआ हवा में नहीं की गई थी। यानी सच ये था कि उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप ज़रूर किया, मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब छोड़ा तो मेरा बेटा खुद हमारे पास लौटकर नहीं आया था। मेरी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तब कहीं जाकर वो हमारे साथ घर लौटने को तैयार हुआ। लेकिन मेरे अंदर का जज अभी जिंदा था। मैंने केस दोबारा खुलवाया, हर पहलू की दोबारा जांच करवाई, पर्सनली तौर पर भी जांच पड़ताल की, हर गवाह से फिर पूछताछ करवाई, सबूतों की बारीकी से जांच की, और कड़वा सच यही था कि फैसला गलत नहीं था। सुनील ही कातिल था। जिस लड़की की मौत हुई, वो कैरेक्टर से चाहे जैसा भी था, मगर उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सुनील ने ही किया था। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, हालात सब एक ही दिशा में इशारा कर रही थी।
मैंने सारे कागजात रमन के सामने रखे, उसे समझाने की कोशिश की कि अदालत जज्बातों से नहीं सबूतों से चलती है। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, हो सकता है कि कानून के हिसाब से वो कातिल था, पर उसकी 5 बहनें अब अनाथ जैसी हो गई हैं। वो मेरी बहनों जैसी हैं और उनकी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं सुन रह गया। वो आगे बोला, अगर एक बेटे को फांसी देकर 5 जिंदगियां अंधेरे में चली गईं, तो अब मैं उनकी जिंदगी में थोड़ा उजाला बनूंगा। ये मेरा फैसला है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा हो गया। मैंने कानून की किताबों में इंसाफ ढूंढा था, उसने इंसानियत में, और शायद जिंदगी का असली इम्तिहान वहीं से शुरू होता है जहां कानून खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। मैंने पहली बार अपने बेटे को सिर्फ अपनी औलाद की तरह नहीं, बल्कि एक आईना समझकर देखा। वो आईना जिसमें मुझे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक जज का चेहरा जिसने कानून के हिसाब से फैसला तो सही दिया था, लेकिन इंसानियत के दर्द को महसूस करने में देर करती थी। रमन ने साफ शब्दों में कहा कि वो उन 5 लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो पढ़ेगा भी, काम भी करेगा, और जितना बन पड़ेगा उनकी मदद करेगा। उसने मुझसे कोई दौलत नहीं मांगी, कोई सहूलियत नहीं मांगी, बस इतना कहा कि अगर मैं सच में उसका बाप हूँ तो मैं उन लड़कियों की पढ़ाई और उनके घर की जिम्मेदारी उठाऊं, बिना एहसान जताए, बिना अपना नाम आगे किए। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसाफ सिर्फ सज़ा देने का नाम नहीं होता। इंसाफ उस दर्द को समझने का नाम भी होता है जो फैसले के बाद बचा रह जाता है। अदालत का फैसला आखिरी हो सकता है, लेकिन इंसान का फ़र्ज़ वहीं ख़त्म नहीं होता। मैंने उन 5 बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उनके बूढ़े बाप का इलाज का इंतज़ाम करवाया। ये सब मैंने जज बनकर नहीं, एक बाप बनकर किया। एक ऐसा बाप जिसने अपने ही बच्चे से इंसानियत का असली मतलब सीखा। मैं आज भी जज हूँ, मैं आज भी फैसले सुनाता हूँ, लेकिन अब हर केस में सिर्फ फाइलें नहीं देखता, उन फाइलों के पीछे छुपे चेहरे भी देखता हूँ। मैं सबूतों से समझौता नहीं करता, लेकिन इंसानियत को नज़रअंदाज भी नहीं करता। शायद उस औरत की बद्दुआ ने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे जगा दिया। मेरी गोद उजड़ी ज़रूर थी, लेकिन उसी उजाड़ ने मुझे सिखाया कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में भी लिखा होता है। इंसाफ सिर्फ सज़ा देने का नाम नहीं है, बल्कि हर फैसले के पीछे छुपे दर्द को समझने का नाम है। कानून ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके साथ इंसानियत ना हो तो न्याय अधूरा रह जाता है। दूसरों के आंसुओं का वजन समझे बिना लिया गया फैसला भले ही कानूनी हो, पर पूरा नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जिसमें कानून के साथ दिल भी जिंदा रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।